आतमजीत सर, एक तो जो पीडीए की बात हो रही है जिसको लेकर के अखिलेश यादव हमेशा बात करते हैं और पीडीए यात्रा की अभी शुरुआत हुई है। तो ये जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोट हैं, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव इन सारे वोटर्स को समाजवादी पार्टी के साथ, अपने साथ और इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ पाएंगे? दूसरा एक दर्शक है, उनका कहना ये है कि अगर जो अखिलेश यादव यूपी में चेहरा हुए तो फिर ध्रुवीकरण तय है और 80 में 80 सीटें अगर भाजपा जीत जाए तो जो है आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए, जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, उनका प्रश्न उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या भारत जोड़ो यात्रा जो फरवरी 14 को उत्तर प्रदेश में आएगी और तमाम जिले अमेठी, रायबरेली, शाहजहांपुर, चंदौली, वेस्टर्न यूपी के 5 जिले हैं, करीब 12 जिलों में कवर करके ये 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए है वहां। तो क्या आप उसको उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो उनका सवाल था, उनका जवाब था कि ना बीजेपी हमें बुलाती है प्राण प्रतिष्ठा में, ना कांग्रेस ने हमें को इन्वाइट दिया। हालांकि इसके उसमें कांग्रेस का क्लैरिफिकेशन ये आया है कि खड़गे जी का और राहुल जी का साइन किया हुआ पत्र जो है अखिलेश यादव को रिसीव हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में उनको सम्मिलित होने के लिए इनवाइट भेजा है। और सिर्फ उनको ही नहीं भेजा है, जयंत को भी भेजा और इंडिया अलायंस के और पार्टनर्स को भी भेजा है। जहां तक बीएसपी का सवाल है, मायावती तो क्लियर कर चुकी हैं कि वो किसी भी प्रीपोल अलायंस में नहीं जाएंगी। तो ये तय है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी, अकेले लड़ेंगी। अब उन सीटों पर उनका अरेंजमेंट बीजेपी के वीक कैंडिडेट खड़े करके किया जाएगा या इंडिया अलायंस उनको जगह देगी कि ठीक है आपको ये 10-12 सीटें लड़नी है, आप लड़ लीजिए, हम इसमें कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे। एक इंटरनल अरेंजमेंट तो बीएसपी के साथ हो ही सकता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। अब वो क्या सूरत हाल में बैठता है, इंडिया अलायंस के साथ वो जाती है या एनडीए के साथ जाती है या प्रीपोल अलायंस ना करके वो कोई एग्रीमेंट करती हैं इंटरनल, और ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। पर जहां तक समाजवादी पार्टी का मामला है, संविधान बचाओ देश बचाओ की यात्रा इन्होंने ऐलान की है, उसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के मामले पर, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो ईडी द्वारा और इनकम टैक्स द्वारा और सीबीआई द्वारा ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों को प्रताड़न का मामला हो, उसमें अखिलेश भी शामिल हैं। तो अगर वो यात्रा निकालना चाहते हैं अपनी 1 फरवरी तक, तो निकाल सकते हैं, उसमें क्या है। उत्तर प्रदेश के वो प्रमुख घटक दल हैं, और ये तो राहुल गांधी ने और खड़गे साहब ने क्लियर कर दिया है, जिस स्टेट में जिसके जितने परसेंटेज वोट है वो उसको लीड करेगा। अब उन्होंने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि मैं 65 सीटों पे लड़ना चाहता हूँ और बाकी 15 सीटों पे समाजवादी पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस अपना, और जो भी उनके और घटक दल हैं वो मिलकर लड़ सकते हैं, चाहे उसमें चंद्रशेखर शामिल हो ना हो, या हो सकता है चंद्रशेखर रावत को जो सहारनपुर की सीट है वो जयंत चौधरी अपने कोटे से दे दे, नहीं देंगे तो अखिलेश दे देंगे। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पॉलिटिक्स इसलिए गर्मा रही है कि अब देश में फिरका परस्ती ताकतें और फिरका परस्ती ताकतों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। आपने देखा तेलंगाना में जिस तरीके से वाई एस जगन रेड्डी की बहन शर्मिला ने जो है ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कमान मैं संभालूंगी, और उधर वाई एस जगन रेड्डी की भी पोजीशन जो है काफी पहले से हल्की है, और कांग्रेस जो है कोस्टल एरियाज में अच्छी पकड़ बना सकती है और सीटों का नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकती है। तो नॉर्थ, अभी हम बात यूपी की कर रहे हैं, यूपी में भी अगर 80 सीटों पे हम उसका विचारण करें कि जिस तरह पिछले 2019 के इलेक्शन में 65 सीटें या 64 सीटें मेरे ख्याल बीजेपी की थी, तो इस दफा उससे ज्यादा तो नहीं होंगी, कम ही होंगी, क्योंकि इंडिया अलायंस अगर इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगा तो ये तो आप जानते हैं कि 2022 में अखिलेश ने अच्छी टक्कर दी थी 29-30% वोट लेकर, और उसमें अगर बाकी घटक दल भी शामिल हो जाते हैं, जयंत भी आ जाते हैं, कांग्रेस भी आ जाती, तो कांग्रेस का 2-2.5% वोट है, जयंत का 3-4% वोट है, तो ये कुल मिला के 34-35% तो बनता ही है। मायावती नहीं भी आती, मायावती आती तो ये 43-44% तक चला जाता और बीजेपी को अच्छी टक्कर हो जाती। पर अगर वो नहीं भी आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 12-13% वोट जो है बीएसपी का सुरक्षित है, उसमें भी वोट कटेगा, कुछ वोट बीजेपी की तरफ जाएगा और कुछ इंडिया अलायंस की तरफ आएगा। क्योंकि अगर पिछड़े दलित आदिवासी समाज को लेकर अगर अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं और अति पिछड़ों में और दलितों में अगर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन उनका वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी में अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वोट डिवीजन होगा।
और जो राम प्रतिष्ठान प्राण प्रतिष्ठान की बात है 22 जनवरी के प्रोग्राम के बाद जो इलेक्शन अनाउंसमेंट की मोदी जी की कवायद है, अभी जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है और जिस तरीके से उसका विरोध हुआ है, चाहे वो कानून की दृष्टि से हो, कानून की मर्यादा का उल्लंघन करके भारतीय जो ये राम न्याय क्षेत्रीय ट्रस्ट था उसमें पॉलिटिकल नॉमिनेशंस की गई, तो एक तरीके से उसका कानून का भी उल्लंघन किया, कानून की मर्यादा का भी उल्लंघन किया गया। राजनीतिक मर्यादा का इसलिए उल्लंघन हुआ कि पहले कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जो है यजमान होंगे उसके, हालांकि वो संवैधानिक पद पे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग होना चाहिए और सभी संप्रदाय के और सभी धर्म के विशेष के लोगों के साथ आपसी सौभाग्य बना के रखना चाहिए। तो संवैधानिक दृष्टि से देखें या राजनीतिक दृष्टि से देखें, अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी यजमान नहीं इस होंगे, मामले को भी कोर्ट में चुनौती दे दी गई है सर, आतंजित सर, इसको भी कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है गाजियाबाद के भोला सिंह की तरफ से, जिसमें ये मांग की गई है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर रोक लगना चाहिए। इसके पीछे की जो वजहें दी गई हैं वो ये बताया गया है, जो शंकराचार्यों ने विरोध किया था वो उसको पॉइंट को रखा गया, और साथ ही साथ बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के चलते संविधान को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे संविधान का अपमान हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ये सब हवाले दिए गए हैं। अब वो अलग बात है कि हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करेगा कि नहीं करेगा, वो अलग चीज करेगा, क्यों नहीं करेगा। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में पीआईएल अगर दाखिल होती है, वो चाहे एक्सेप्ट हो ना हो, पब्लिक की नजर में तो आ गया ना कि किस तरीके से संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया गया। एक देश के शपथ लिए हुए प्रधानमंत्री जो हैं वो एक धार्मिक अनुष्ठान में ओपनली जो है उसका सपोर्ट, तो चलिए ठीक है, एक तो प्राइवेट विषय है, हमारा धर्म जो है हमारा प्राइवेट विषय है, उसको पब्लिक डिस्कोर्स में आप कैसे कर सकते हैं। और जो आपने शंकराचार्य की बात बोली, वो मैं अगली बोलने वाला था कि धार्मिक मर्यादा का भी उल्लंघन हुआ है ना, उसमें जो धार्मिक गुरुओं से कोई स्टेक होल्डर से कोई बात की गई, कोई उसमें विचार विमर्श किया गया, और जिस तरीके से राजनीतिक इसको बनाया गया पूरी प्राण प्रतिष्ठा को, ये तो बड़ा क्लियर है कि राममय करके भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना या सपना जो है आरएसएस का, वो उसको साकार करना चाहती है। और ये बात तो तय है कि 2024 में अगर बीजेपी जीत जाती है तो उसके बाद संविधान न बचेगा ना बचेगा लोकशाही, राजशाही से इलेक्शन चलेगा। संगोल राजनीति आप ही ने देख ही ली जब सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ। और जिस तरीके से बेरोजगारों का, महिलाओं का, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि इस देश में 4 ही जातियां हैं, पर उन चारों जातियों का शोषण हो रहा है, तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा जो पिछले कई सैकड़ों साल से जो है वो इन कुरीतियों से जो है वो पीड़ित हैं। दूसरी बात, एक बात मैं और कहूंगा कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराकर एक आइडेंटिफिकेशन करी, 63% लोगों की गरीबी रेखा से नीचे हैं, उसमें 92 लोग परिवारों को जो 2 लाख रुपए देने का सह रोजगार का जो एक अनाउंसमेंट हुआ है, और उसके बाद जनमन स्कीम में जनजाति योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की और कहा कि 2.5 लाख रुपए पक्का भर मकाने के लिए देंगे, और उसमें हम 30 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि में हमने ऐड कर लिए हैं। और इस तरीके का अब जो काउंटर नरेटिव बीजेपी चलाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि 9.5 साल में जिसने कुछ नहीं किया वो अगले 4 महीने में क्या कर लेगा। तो एक तरीके से बीजेपी बैकफुट पर है, और इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं जैसे कि नीतीश कुमार हैं या अखिलेश हैं या और भी लोग हैं, ममता हैं या खड़गे साहब हैं, तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई है और अब वो रिएक्शनरी मोड पे आ गई है। इवन प्राण प्रतिष्ठा के मामले में अयोध्या में आपने कहा जो पीआईएल दाखिल हुई है वो तो एक बिट है, पर आप देखिए जिस तरीके से पहले यजमान प्रधानमंत्री मोदी होने वाले थे, फिर उनका नाम बदला गया, फिर कुछ चीजों को सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने वार्ता शुरू की। अब शंकराचार्यों से मुझे सुनने में आया है कि इनके वीएचपी के लोग जाके मिल रहे हैं उनको पैसिफाई करने के लिए कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, और बड़ी मुश्किल से हमने सब समुदाय के लोगों को, अपना हिंदू लोगों को इकट्ठा किया है, और अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो फिर से हम लोग बढ़ जाएंगे और आने वाले 200 साल में भी हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारा डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज ये सरकार करने की कोशिश कर रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि डैमेज हो चुका है। और जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग प्रमोशन करके ये सरकार जो है लोगों का अभी तक बेवकूफ बनाती आई है, अब आने वाले समय में इनका एडवर्टाइजिंग और
मार्केटिंग कैंपेन जो है वो सच के आधार पर चलेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो उन्होंने 10 साल में काम किया है उसका लेखा जोखा या उसका ब्यौरा सरकार से लोग मांगेंगे। और इंडिया अलायंस ने बड़ी अच्छी शुरुआत की, जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, ये प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 22 के जो प्रोग्राम को है राम मंदिर के, इसको एक सही नैरेटिव देकर सही तरीके से वो काउंटर कर रही है। और मुझे लग रहा है बीजेपी इस न्याय यात्रा से काफी डरी हुई है। जी आदमजीत सर, एक चर्चा चूंकि जयंत चौधरी का आया था सीटों के, अभी जब सीटें देने का जिक्र किया था आपने, सीटें देना ठीक है। अखिलेश यादव ने भी ये बात कहा है कि चंद्रशेखर रावण को जो है सीटें दी जाएंगी और उनको चुनाव प्रचार करना होगा। जयंत चौधरी पहले से ही उनको अपने साथ लिए हुए हैं। जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण, ये दोनों कितने अहम हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास करके सियासत के हिसाब से? क्योंकि एक तो जयंत चौधरी जो आरएलडी का गढ़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, वहां पर उनकी मजबूत स्थिति है, मजबूत उपस्थिति है अभी भी। अभी जब 2022 के चुनाव हुए थे तब भी कुछ देखने को मिला था, वो अलग बात है कि क्या कुछ असर रहा परिणामों पर, सरकार फिर से उनकी बनी। और दूसरा जो दलित वोटों का जो बंटवारा हो रहा है, उस लिहाज से ठीक है कि चंद्रशेखर रावण एक सीट पर लड़ रहे हो, 2 सीट पर लड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम वोटों की गणित के हिसाब से देखें तो क्या कुछ असर दिखता है इनका अन्य सीटों पर भी, और लगभग कितनी सीटें जो है वो इन सीटों पर कुछ प्रभावित कर सकते हैं वोटों को? देखिए, जहां तक जयंत चौधरी या आरएलडी की बात है, आपने देखा 2022 के बाद भी जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, चेयरमैनी के इलेक्शन थे, उसमें भी बहुत सक्सेस अच्छी मिली। गाजियाबाद में उनके कैंडिडेट जीते, उनके कैंडिडेट खतौली में जीते, उनके कैंडिडेट मेरठ में जीते, और कई जगह उनको सक्सेस मिली। और बाई इलेक्शन में खतौली के तो आरएलडी आगे निकली ही, 2 बाई इलेक्शन जीती है खतौली में और दूसरे में। तो अब बात यह आ जाती है कि चंद्रशेखर रावण का क्या स्ट्रेंथ एरिया है और वो कैसे इंडिया अलायंस में जयंत चौधरी को, आरएलडी को या अखिलेश को मजबूत कर सकते हैं। तो जो भी आलू बेल्ट है, जैसे कि मेरठ है, मथुरा है, आगरा है, और इधर के जितने भी 6-7 जिले हैं, उसमें इनके सहारनपुर है, इन एरियाज में, इन बेल्ट में इनके पास टीम्स हैं जो पिछले 10 या 12 साल से काम कर रही हैं। राजस्थान में भी एक इनकी यूनिट है जो राजस्थान के इनके हेड करते हैं। तो एक तरीके से गांव-गांव प्रचार करना, शहरों में अपनी प्रेजेंस रखना, और कस्बों में और ब्लॉक लेवल पे उन्होंने एक अच्छी पकड़ बनाई हुई है। और उनका एक सुनिश्चित वोट बैंक है जो करीब 12 से 20% है, जो उनके साथ है। और ये वोट बैंक किसी जमाने में मायावती के साथ होता था, जाटव के साथ जो अदर दलित वोट था, वो कहीं ना कहीं मायावती का बीजेपी के साथ जो टाई अप हुआ 2007 के बाद, और उसके बाद फिर जब 2022 के इलेक्शन के बाद जिस तरीके से मायावती का जो वोट परसेंटेज है वो 20-22% से खाली 12-13% रह गया, तो उसमें कहीं ना कहीं और मायावती का जो निष्क्रिय होना एक्टिव पॉलिटिक्स से, वो उसमें जो है वो एक स्पेस बनी, और उस स्पेस को चंद्रशेखर ने अच्छी तरह कवर किया। और महिलाओं का, जब पहलवानों का भी यहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था, उसमें भी बड़ी पूरी टीम के साथ वो यहाँ उन्होंने कहा कि मैं पहलवानों के साथ हूँ, और 2-4 दिन उन्होंने यहाँ पे पद यात्राएं भी निकाली। एक दिन वो लोग मंदिर गए, हनुमान मंदिर गए, एक दिन वो गुरुद्वारे गए, और इस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। और राजस्थान के इलेक्शन में आपने देखा किस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीटें जीती और 8 सीटों पे तीसरे नंबर पे रही, जिसमें कांग्रेस के वोटों का नुकसान हुआ। तो करीब 11-12 सीटों में राजस्थान में भी असेंबली इलेक्शन में नुकसान मिला कांग्रेस पार्टी को। अगर इंडिया अलायंस में इलेक्शन हुआ होता तो शायद 11-12 सीटें वो आ जाती। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो जीजीपी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उसका बीएसपी से अलायंस होने की वजह से और उसको इंडिया अलायंस में ना करने की वजह से कांग्रेस को वहां भी 3.5 से 5% का वोट का नुकसान हुआ। तो इस दफा वो कांग्रेस इंडिया अलायंस में ये नुकसान नहीं होने देगी। और चंद्रशेखर रावण की सहारनपुर, पहले नगीना की बात चल रही थी, पर नगीना में क्योंकि वहां कैंडिडेट ऑलरेडी हैं, तो सहारनपुर सीट से उनका लोकसभा इलेक्शन लड़ने का लगभग तय है। अगर अखिलेश उनको अपने कोटे से टिकट नहीं देंगे तो जयंत अपने कोटे से दे देंगे। अब कितनी सीटें जयंत को मिलती हैं सारे तो डिपेंडेंट करता है, पर वेस्टर्न यूपी में अगर देखा जाए तो जो किसान वर्ग का वोट है या दलित समाज का वोट है, वो उस समय बीजेपी के खिलाफ है। हालांकि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की स्कीम से कई लोगों को जो है, और किसान सम्मान निधि से कई लोग जो हैं वो खुश भी हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम, यादव और दलित वोट ये की रखता है उत्तर प्रदेश के आगामी इलेक्शन में। और अगर चंद्रशेखर
वेस्टर्न यूपी में अगर 3 या 4 जिलों में भी अपने जो टीम है उसको एक्टिवेट कर देंगे तो उसका सीधा फायदा आरएलडी को होगा, क्योंकि आरएलडी शुरू से ही जाट आतमजीत सर, मुस्लिम। जी जी आतमजीत सर, ये चंद्रशेखर रावण और जयंत वाली बात हम लोग बाद में कर लेंगे। एक आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण खबर अभी आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक चल रही थी। कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफे के तौर पे, कहा जा रहा है कि गन्ना किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया, 20 रुपए प्रति क्विंटल की मूल्य में वृद्धि कर दी है। कितनी अहम है ये, कितना बड़ा तोहफा है ये? देखिए, इसका कंपैरिजन अगर आप पंजाब से करें, पंजाब में ऑलरेडी 355 का रेट 391 रुपए कर दिया गया है। गन्ने की लागत जो है वो एक किसान के मिल गेट तक 400 से 450 रुपए बैठती है। 450 रुपए कुंटल से नीचे का रेट किसानों के लिए घाटे का सौदा है। और दूसरी बात आप जानते ही हैं कि गन्ना किसान गन्ना मिल गेट पे पहुंचाने के साल सवा साल तक वेट करता है पेमेंट की। उसको इमीडिएट पेमेंट तो मिलती नहीं 15 दिन में, 20 दिन में, कई करोड़ों का बकाया रहता है मिलों पर, और फिर सरकार को इंटरवेंशन करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी एफआरपी और एसएपी जो है वो सरकार तय करती है। तो 20 रुपए की वृद्धि गन्ने के रेट में कोई खास रिलीफ नहीं है फार्मर्स के लिए, क्योंकि गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे कम वैसे ही चल रहा है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 355 या 360 रुपए में, 357 या 355 रुपए रेट पे अगर 20 रुपए आप बढ़ा भी दें तो 370 रुपए के पार भी नहीं जाता, 370-75 के आसपास रहता है। तो 375 तो फिर भी घाटे का सौदा है। तो ये अब दर्शा रहा है आपको कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की और भारत में अन्य राज्यों में जहां जहां डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस टाइम बैकफुट पर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि साउथ में तो उनकी जो 29 सीटें आई थी इस दफा वो भी आनी मुश्किल है, और नॉर्थ की उनकी हर डिस्ट्रिक्ट में सीटें कट रही हैं। और नॉर्थ में कहीं भी आप ये नहीं कह सकते सिवाय राजस्थान और मध्य प्रदेश के छोड़ के, और उत्तर प्रदेश में जो 60-62 सीटों का उनका आकलन है कि इन 3 स्टेटों को छोड़ के कहीं भी उनकी सीटें बढ़ रही हैं। हर जगह उनकी सीटें कमी हो रही है। पंजाब में भी उनकी सीट कम होगी, हरियाणा में भी उनकी सीटें कम होंगी, और उत्तराखंड में भी उनकी सीटें जो है कम होंगी, हिमाचल में भी उनकी सीटें कम होंगी, और उत्तर प्रदेश में भी क्या वो 64 पार कर पाएंगे, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये सब डेस्परेट मेजर्स हैं, क्योंकि इलेक्शन में आचार संहिता फरवरी में लग जाएगी। उससे पहले ही ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो रखा गया, ये भी, इसमें भी जो तारीख रखी गई वो चुनाव के नतीजे, चुनाव के आचार संहिता की वजह से रखी गई। इसमें कोई किसी धर्म गुरु से या धर्म पंडितों से उसका पचांग नहीं निकलवाया गया। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार अब 2024 में दोबारा री इलेक्ट होगी कि नहीं होगी, इसका डर जो है अब आपको सभी प्रदेशों की सरकारों की नई नई स्कीमें लॉन्च होंगी। आपने देखा ओपन मार्केट स्कीम में, एक और चीज बता दूं कल की, ओपन मार्केट स्कीम में चावल का रेट, क्योंकि ओपन मार्केट स्कीम में चावल का कॉन्ट्रैक्ट कोई खरीद नहीं रहा था, वो चावल के 3 बार टेंडर निकाले हैं एफसीआई ने और वो बिका नहीं है, उन्होंने उसका रेट जो है कम करके 2500-2600 रुपए क्विंटल कर दिया है। अब आप एक बात बताइए, ये ही सरकार छत्तीसगढ़ में 3200 रुपए का धान खरीदने का प्रॉमिस कर चुकी है, और ओपन मार्केट सेल में उस चावल को 2500-2600 में बेच रही है। तो अब आप बताइए, घाटे का सौदा नहीं तो और क्या है। जी राम प्रकाश जी। आतमजीत सर, जो हम दलित वोटर्स की अगर बात करें, जिस उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और देश के लिहाज से भी, खैर उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसलिए कि जब बसपा की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में भी माना यह जाता है कि कोर जो दलित वोट बैंक है वो बसपा के साथ है, और खास करके जाटो वोट, भले ही अब उसमें जो बंटवारा देखा जा रहा है तो उसका लाभ बीजेपी को भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का बतौर प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर नाम सामने आ जाने से जो दलित वोट है वो फिर से संगठित हो पाएगा, जो बंटवारा हुआ था, जो बीजेपी में एक बड़ा हिस्सा गया था दलित वोट बैंक का? कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं अनडिस्प्यूटेडली कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, पर आप ये मत भूलिए कि वो किस स्टेट से आते हैं। वो कर्नाटक से आते हैं, और कर्नाटक की दलित पॉलिटिक्स और उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स और मध्य प्रदेश और राजस्थान की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है। इसीलिए हिंदुस्तान जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। हर स्टेट के अपने मिसाइल हैं, हर स्टेट की अपनी कैलकुलेशंस हैं, हर स्टेट के अपने ओबीसी, दलित, एससी, एसटी पॉलिटिक्स है। मेरे हिसाब से अभी ये तय करना कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे इंडिया अलायंस का, ये बेईमानी होगा। जैसे अखिल स्वामी जी ने बताया कि कोऑर्डिनेशन, समन्वय के लिए इन बातों से जो है समन्वय खराब होता है, कोऑर्डिनेशन खराब होता है। मैं कहता हूं कि आप इलेक्शन मिलकर लड़िए, आप रिक्वायर्ड नंबर लेके आइए,
जब आपका 250 का आंकड़ा पार होगा और रीजनल पार्टीज आपको सपोर्ट करेंगी तो ऑटोमेटिकली आप 300-350 पे पहुंच जाएंगे। जब आप 300-350 पे पहुंच जाएंगे तो आपका जो भी मंडल होगा, जो आपका पार्लियामेंट्री सीएलपी लेजिस्लेटिव पार्टी की कमेटी होगी, मीटिंग होगी, उसमें तय हो जाएगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो क्या तय हुआ था मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे, चौधरी चरण सिंह इंटरिम बीच में रहे थे 3-4 महीने। तो बात कहने की यह है कि ये सब बातों का कोई फायदा नहीं है, मामले कई हैं और बीजेपी को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और तमाम पार्टियां, जैसे ममता बनर्जी अपने एंड से जो वेस्ट बंगाल में कह रही हैं वो भी अपनी जगह सही है। जो बात बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं वो भी एक टावरिंग लीडर हैं और मोदी को टक्कर दे सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर रहे, तो उनसे बेहतर बीजेपी को कौन जान सकता है। खड़गे साहब चूंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, 255 सीटों पे वो चुनाव बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तो अगर 255 सीटों में अगर 200 सीटें कांग्रेस की आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे का कद फिर बड़ा हो जाएगा। ये तो सब हार और जीत पे डिपेंड करेगा और इस बात का इशारा खड़गे जी कर भी चुके हैं कि इलेक्शन होने दीजिए, नंबर्स आने दीजिए, जिसकी जितने लोग होंगे जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो वही जो है अब लेजिस्लेटिव पार्टी भी डिसाइड कर लेगी। जब संख्या आएगी तो तय हो जाएगा कि लीडर कौन होगा कौन नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि बिहार में सोशल जस्टिस फॉर्मूले से, खड़गे साहब के अध्यक्ष पद बनने से और उसमें कांग्रेस की भी लेजिस्लेटिव पार्टीज में कई मेंबर दलित और ओबीसी समाज के, एससी समाज के जो इंक्लूड किए गए हैं और तेलंगाना में जीत पे ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है सोशल जस्टिस फॉर्मूले पे सीरियस है। पर क्या उस सोशल जस्टिस फॉर्मूले का जादू हर स्टेट में चलेगा? तो मेरा कहना है नहीं। बिहार में बिल्कुल चलेगा, बिहार में क्योंकि उसकी कवायद शुरू से चल रही है और नीतीश कुमार ने ऑलरेडी जाति जनगणना करा के आगे उन्होंने अनुदान भी कर दिया कि 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए कैसे खर्च करना है, उसका रोड मैप भी उन्होंने तय कर दिया। 500 करोड़ की पहली किस्त फरवरी के महीने में 20 लाख परिवारों को चली जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में ये मामला क्या तूल पकड़ता है, पॉलिटिकल टूल बनता है कि नहीं बनता है। बाकी स्टेटों में भी ये मामला इतना प्रज्वलित नहीं है। अगर होता तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोशल जस्टिस फॉर्मूले पे कांग्रेस की सरकार नहीं गिरती। मतलब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इलेक्शन हारी, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हारी या राजस्थान में इलेक्शन हारी, तो सोशल जस्टिस फॉर्मूला हर जगह कामयाब नहीं है। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी कल केरल गए हुए थे और केरल में अपने अभिभाषण में वो ये कह रहे थे कि मैंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जो है गरीबी रेखा से हटा दिया। तो केरल के लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि केरल में इतनी गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं ही नहीं। वहां एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड लेबर फोर्स है, उनकी पर कैपिटा इनकम बिहार की पर कैपिटा इनकम और यूपी की पर कैपिटा इनकम कंबाइन से ज्यादा है। तो जिस स्टेट का जो मिसाइल है आप उसी की बात करें तो बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यही माइनस पॉइंट है। वो सोचते हैं कि मैं अपने जो भी स्कीमें मैंने लॉन्च की है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल शक्ति मिशन या स्वच्छ भारत अभियान या किसान सम्मान निधि, ये 5-6 चीजों में मैं पूरा भारतवर्ष का इलेक्शन जीत लूंगा, वो गलत है। क्योंकि हर स्टेट की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर स्टेट की मिसाइल अलग है, आपको टेलर मेड स्कीम्स देनी है। क्योंकि एनडीए जो है अपने अलायंस पार्टनर से बहुत दूर हो चुकी है और जिस तरीके से सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स 9.5 साल चली, मुझे लगता है आने वाले समय में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ जाएगा क्योंकि अब उनके जो है अलायंस पार्टनर्स पहले से कम भी हो चुके हैं और जो हैं वो भी उनके साथ इतने क्या नाम है वो नहीं है कि आपको लगे कि भाई मोदी जी हारे या जीते वो एनडीए अलायंस में जितने उनके पार्टनर्स हैं उनके साथ ही रहेंगे। जिस दिन 200 सीटें क्रॉस करने में अगर मुश्किल हुई और एनडीए इंडिया अलायंस अगर 250 सीटें क्रॉस करगी तो यही इनके अलायंस पार्टनर्स इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेंगे। उसमें 3 प्रमुख प्रदेश जैसे कि आंध्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, इन तीनों स्टेटों के मैं आपको दावे से कह सकता हूं अगर इंडिया अलायंस के पास रिक्वायर्ड नंबर होगा तो ये 3 अलायंस इनके खत्म हो जाएंगे। और महाराष्ट्र में तो आपको पता ही है कि क्या हालात चल रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर इंडिया अलायंस की जीत होती है तो महाराष्ट्र का जो भी ये प्रॉब्लम है जो सुप्रीम कोर्ट भी सॉल्व नहीं कर पा रही है वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। उद्धव ठाकरे में ये सारे जितने भी ये शिंदे गुट का जो शिवसेना बना है ये वापस शिवसेना में आ जाएगा। ये सिर्फ ईडी और सीबीआई और जेल जाने के डर से ये वो खड़ा हुआ है वहां पे। और जिस दिन इंडिया अलायंस इलेक्शन जीतेगी उद्धव ठाकरे के पास सारे सर्वसम्मति से वापस आ जाएंगे, शिवसेना फिर से खड़ी हो जाएगी। जी।